यूक्रेन शांति योजना जिसे एक यूथॉन्ट की आवश्यकता है। यूक्रेन सरकार के सामने आने पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ यह सवाल कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव क्या कर रहे थे जब अमेरिकी वास्तव में होने से कई हफ्ते पहले इस आक्रमण के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या महासचिव ने संकट को हल करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की? यह बहुत कम प्रेरक है। हालांकि इस तरह के प्रयासों का सार्वजनिक होना जरूरी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा संचालित किसी भी सटल कूटनीति का कोई सबूत नहीं था। वास्तव में ऐसा लगता है कि रूसी आक्रमण से पहले के कुछ महीनों में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी उच्च अधिकारी को ना तो राजधानी में भेजा गया है, ना ही वाशिंगटन डीसी या ब्रुसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के मुख्यालय में भेजा गया है। महान यूथॉन्ट के विपरीत, जिन्होंने 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान मॉस्को और वाशिंगटन के बीच हस्तक्षेप किया था, यद्यपि यात्रा के बजाय टेलीग्राम के माध्यम से। ऐसा लगता है कि महासचिव ने खुद को उस शांति का पालन करने के लिए रूस को गंभीर उपदेशों तक सीमित कर दिया है जब वह बोलते समय पहले ही उल्लंघन कर चुका था। यदि संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि शांति स्थापित करना एक निराशाजनक उपक्रम है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इजराइल प्रधानमंत्री ने मॉस्को की यात्रा की और अपने वार्ताकारों को 15 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव दिया। पुतिन और उनके उद्देश्य एक सैन्य आक्रमण शुरू करने के रूप में इस तरह के उच्च जोखिम वाले उद्यम को शुरू करने के बाद रूसी राष्ट्रपति के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले रुकने की संभावना नहीं है। रूस पहले से ही अपने यूक्रेनी साहसिक कार्य के लिए आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भारी कीमत चुका रहा है। तटस्थता पर शांति के लिए पहली बुनियादी आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। यूक्रेन के लिए औपचारिक बाध्यकारी तटस्थता की घोषणा फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में पहले से ही ऐसी तटस्थता निहित है, जैसा कि स्विट्जरलैंड और स्वीडन में लंबे समय से चली आ रही नीति द्वारा दिया गया है, और इसने अच्छी तरह से काम किया है, जिससे इन देशों को अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों से अभेद्य दिखने की अनुमति मिली है, जबकि साथ ही नाटो के साथ कोई सैन्य संबंध नहीं है। रूस का मानना था कि अतीत में उसके पास यूक्रेनी तटस्थता का आश्वासन था, लेकिन कीव के नाटो के साथ छेड़खानी ने उन आश्वासनों के धुंधलेपन को दूर कर दिया था। उन्हें लिखित रूप में रखना मॉस्को के लिए अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त होगी। मॉस्को शायद क्रीमिया प्रायद्वीप के 2014 के अपने कब्जे की औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना चाहता है, जिससे इसकी वर्तमान कार्रवाई की तरह की निंदा को आकर्षित नहीं किया है, क्योंकि क्रीमिया के निवासी बड़ी पैमाने पर खुद को रूसी के रूप में देखते हैं। देश के बाकी लोगों के विपरीत एक व्यापक शांति समझौते में शायद क्रीमिया को भी शामिल करना होगा। यूरोपीय संघ की सदस्यता। यूक्रेन यूरोपीय संघ EU में शामिल होने की दिशा में एक मार्ग के लिए नाटो सदस्यता पर आत्मसमर्पण का व्यापार करने की भी मांग कर सकता है। रूस ने अब तक यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन के जुड़ाव को भी ना कहा है, लेकिन अगर शांति दोनों पक्षों के हित में है तो यह एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर मॉस्को को स्वीकार करना होगा। रूस इस रियासत के बदले में उन प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए सौदेबाजी कर रहा है जो वर्तमान में उसकी आवश्यकता, अर्थव्यवस्था और व्यापार को कमजोर बना रहे हैं। निष्कर्ष, एक व्यवहार्य शांति योजना के तत्व मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कोई आगे बढ़े और तत्परता से इस पर कार्य करे। रूस पहले से ही अपनी अपेक्षा से अधिक कीमत चुका रहा है। युद्ध के दौरान में अपनी अपेक्षा से अधिक नुकसान झेल रहा है और आक्रमण शुरू होने पर अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार की तुलना में बहुत धीमी प्रगति पर रहा है। यह जल्द ही महसूस कर सकता है कि सैन्य रूप से युद्ध जीतने में बहुत अधिक समय लगेगा और सार्थक होने के लिए बहुत अधिक लागत आएगी। यह एक कुशल शांति निर्माता के लिए आगे बढ़ने का क्षण है।